सभी को नमस्कार। आप सभी का हृदय अभिनंदन। आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है इस प्यार भरी क्लास में। आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगा। दोस्तों, क्लास थोड़ी देरी से शुरू हुई, उसका खास कारण आपकी क्लास से पहले मैं मेंस का बैच पढ़ा रहा था, तो उस क्लास के साथ कुछ बातें करने में थोड़ा समय मुझे लगा। तो नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे आपकी क्लास सही समय पर ही शुरू होगी। दोस्तों, तो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ मिलकर शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही, जिसका इंतजार करते हैं बच्चे हमेशा, प्रैक्टिस बैच। और एक ऐसा प्रैक्टिस बैच जो अपने आप में इम्पैकेबल है, जिसमें हम कहीं पर किसी भी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ते। और हमारे सभी को दोपहर की दिल से नमस्कार भाई। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो हम अपने इस प्रैक्टिस बैच में सारी कहानी को डिटेल में समझेंगे। तो हमारा जो पहला पड़ाव है, हमने अपने इस बैच में 2 सेगमेंट बांटी हैं बेटा, जिसमें पहले हम आपके साथ मिलेंगे और लगातार मॉक सोल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चंस कैसे बनाने चाहिए, क्वेश्चंस बनाने की स्किल क्या होती है, क्वेश्चंस को बनाते वक्त हम किन गलतियों की वजह से अपना स्कोर अच्छा नहीं कर पाते, इन चीजों को हम आपके साथ मिलकर सीखेंगे। दूसरी चीज मेरे बच्चे, हम आपके साथ काफी सारे मॉक लगाने के बाद फिर हम आपके साथ शुरू करेंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, यानी कि इसे हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, यानी कि चीजों को गहराई से करेक्ट करना। मॉक लगाने के बाद हमें यह महसूस होता है कि हमारे ग्रामेटिकल कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हमारा ध्यान पूरी तरह से ठीक नहीं काम करता, तो हम उन टॉपिक्स पर रेमेडियल आपके साथ मिलकर काफी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और प्रैक्टिस भी होगी हर एक लेवल पर, यानी कि जैसे ग्रामर के अलग अलग एरियाज हैं, एरर है, फिलअप्स है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उनको गहराई से हम लोग मिलकर आपके साथ ठीक करने की कोशिश करेंगे। खैर, फिर इसके साथ साथ हमने एक चीज और महसूस की कि आप लोगों के लिए कुछ वोकैबुलरीज का जो इंप्रूव्ड कंटेंट है वो भी आप लोगों को मिलना चाहिए, वो भी हम आपके साथ मिलकर तैयार करेंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ अपने एग्जाम्स को लेकर हम अपनी स्ट्रेटेजी भी बनाते हुए चलेंगे। और बहुत जल्दी मैं हर दिन का आप लोगों को एक टाइम टेबल भी दिया करूंगा अपने इस प्रैक्टिस बैच में कि आज आपको मेरे साथ क्लास के बाद इतना आपको पढ़ना है। ये एक ऐसा प्रैक्टिस बैच है जो एसएससी को लेकर फोकस हमने किया है। और एसएससी को फोकस करने का मतलब एसएससी से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस या फिर कोई भी एग्जाम जो एसएससी से जुड़ा हुआ है, हमने उन सभी चीजों पर खूबसूरती से फोकस करना है। इसके बाद एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करने के लिए जरूरी नहीं आप मुझसे पढ़े हो, आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, आप सभी का स्वागत है। जरूरी नहीं है आप किसी भी किताब से पढ़े हो, आपका किसी भी किताब से पढ़ना, किसी भी चीज से पढ़ना हमारे लिए जरूरी है कि आपको जरूरत होनी चाहिए किसी चीज की, कि आपको कोई नॉलेज हो। और जो बच्चे बिल्कुल जीरो हैं, माफ करना मेरे शब्द बुरे लगेंगे, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल दुनिया की कोई जानकारी नहीं रखते, तो ये बैच उन बच्चों के लिए नहीं है। ये बैच केवल उन बच्चों के लिए है जिनके जानकारी है, किसी किताब से पढ़ लिया है, किसी बड़े भाई बहन से पढ़ लिया है, किसी भी टीचर से पढ़ लिया है, किसी बैच से ऑनलाइन ऑफलाइन से पढ़ लिया है, मुझसे पढ़ लिया है, या कैसे भी उसको जानकारी है। अब वो अपनी इस जानकारी को सटीक तरीके से बनाना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए ये बैच है। ठीक है मेरे बच्चे, आओ अब इस कहानी को हम शुरू करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आज हम मॉक अपना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, डोंट गो फॉर दैट नंबर। आपकी स्क्रीन पर हम क्वेश्चंस शो करेंगे, आपको क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। आपको एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। और जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से एलिमिनेट करने हैं गलत ऑप्शंस और किस तरीके से सही ऑप्शंस की तरफ हमें जाना है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने पूछा है मेरे बच्चे, एप्रोप्रिएट सिनोनिम। ठीक है, पहली बात तो एप्रोप्रिएट क्यों कहा जाता है, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी शब्द का एग्जैक्ट कोई सिनोनिम नहीं होता, किसी भी शब्द का एग्जैक्ट सिनोनिम कोई भी नहीं होता। हमेशा हर एक शब्द के बीच अलग अलग अर्थ निकलते हैं, हर एक शब्द के बीच गहरा फर्क होता है। तो आपसे हमेशा एप्रोप्रिएट पूछा जाता है कि जो नियर, मतलब मीनिंग को बिल्कुल नजदीक से सिनोनिम बता सकता है। वोन की अगर हम बात करते हैं तो वोन की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक और शब्द आप प्रयोग में ला सकते हैं जिसे हम कहते हैं वोन आउट। ठीक है, और वोन का एक अर्थ निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं इरोडेड। ठीक है ना, यानी कि जो थक गया है, जो घिस गया है। ठीक है भाई,
है ना। और इसी वोन को अगर हम कहें तो इसके लिए एक और सिनोनिम हम लिख सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड, सारे बच्चे कमेंट्स में लिखकर दिखाएंगे इन सिनोनिम्स को जो मैं आपके लिए लिख रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चे, सारे बच्चे इनको लिखा जरूर करेंगे, जो लिखेंगे उसी का फायदा आप लोगों को मिलेगा। ठीक है बेटा, फाइन। अब आता है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का सिनोनिम आप लिखेंगे जीलस। ठीक है ना, यानी कि जो जोश से भरा है। डिलेमा की अगर हम बात करते हैं तो डिलेमा का मतलब हमें सिनोनिम के लिए अगर कहा जाए तो आप कहेंगे कंफ्यूजन। ठीक है, यानी कि जब आप डिसाइड ना कर पाए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, सारे शब्द लिखते हुए चलेंगे कमेंट्स में, क्योंकि आप जब शब्दों को लिखोगे आपको वो शब्द लिखते लिखते याद होंगे। ठीक है बेटा, आगे हमारे सामने आता है डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव का मतलब क्या हुआ? डिमिन्यूटिव का मतलब होता है जब हम किसी को छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं। और डिलैपिडेटेड का मतलब क्या होता है? डिलैपिडेटेड का मतलब होता है जब किसी की हालत फिजिकल, जब हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसकी हालत जर्जर हो जाए। तो आपके हिसाब से इसमें सिनोनिम कौन सा सटीक होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपके हिसाब से इनमें कौन सा सटीक सिनोनिम होगा? ठीक है, डिमिनिटिव को अगर आप कहना चाहें तो स्मॉल भी कह सकते हैं, लिटिल भी कह सकते हैं। लिख लो, साथ साथ लिखते चलेंगे। ठीक है जी, हाँ है ना। तो ज्यादा सटीक अगर हम कहें वोन का सिनोनिम करेक्ट कौन सा हो गया मेरे बच्चे? डी फॉर दिल्ली। चलिए, अब ऐसे एक एक करके आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पर थोड़ी थोड़ी करके मेहनत करते चलेंगे मेरे साथ। ठीक है भाई, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते चलेंगे, आंसर्स बताते चलेंगे। सो वी हैव लेडीज एंड जेंटलमैन क्वेश्चन नंबर 2 राइट हियर। प्ले इट बाय ईयर। ईयर, ईयर का मतलब क्या हो गया हमारे? कान। ठीक है, ठीक है, कर्ण इसे हिंदी में हम कहते हैं। प्ले इट यानी कि किसी काम को करना, किसी काम को एग्जीक्यूट करना, जब आप सुनकर ही उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ओबे द रूल्स ब्लाइंडली, बिल्कुल भी नहीं। एक्ट एज सजेस्टेड, वैसे ही करना जैसा कहा जाए। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बिल्कुल ठीक नहीं है। डिसकंटिन्यू इंपल्सिवली। इंपल्सिवली का मतलब होता है आउट ऑफ फीलिंग। ठीक है ना, इंपल्स शब्द क्या है? इंपल्स का मतलब होता है फीलिंग या इमोशन, एक ऐसी फीलिंग जो एकदम से आ जाए, उसे हम इंपल्स कहते हैं। राइट, चलो अब तो इसका करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से क्या हो गया भाई? कोई भी काम करना बिना रिहर्सल के, बिना किसी प्रयास के। रिहर्सल का एक बार सारे बच्चे स्पेलिंग लिखकर दिखाएंगे। रिहर्सल का मतलब होता है जब आप किसी काम को बार बार करते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब धीरे धीरे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आते जाएंगे, आप सारे के सारे बच्चे क्वेश्चंस के आंसर्स बनाते चलाए जाएंगे। और ये है आप लोगों का पैरा जंबल का एक खूबसूरत सा सवाल। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, इसको देखकर बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्वेश्चन पर मेहनत करेंगे। ठीक है, पहले आप अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, फिर ये क्वेश्चन बनना कैसे चाहिए, कैसे इसको सोल्व करना चाहिए, आई लेट यू नो लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए जी, वेरी नाइस। देखो बेटा, इस तरह का अगर कोई सवाल हमारे पेपर में देखने को हमें मिलता है मेरे बच्चों, जब इस तरह का कोई सवाल हमें पेपर में देखने को मिलता है तो हम सबसे पहले प्रोवाइडेड ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं कि इनके ऑप्शंस हमें क्या कहना चाहते हैं। राइट, यहां पर एस है, क्यू है, पी है, आर है। यानी कि अगर इनमें से किसी एक शुरुआत को हमने ढूंढ दिया तो बाकी का ऑप्शन अपने आप हमारा सेट हो जाता है, बाकी आंसर अपने आप सेट हो जाता है। भाई ये अपने आप में S1 का मतलब ये अपने आप में क्या है? फिक्स्ड है। यहां पर लिखा है S6 तो ये भी अपने आप में क्या है? फिक्स्ड है। अब देखते हैं न्यूज़पेपर्स स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वेराइटी। वेराइटी का मतलब क्या होता है? प्रकार। ठीक है ना, फाइन, ओके। न्यूज़पेपर्स स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वेराइटी एम टू डू टू थिंग्स। दो काम है न्यूज़पेपर के, एक किसी को इन्फॉर्म करना, जानकारी देना, और दूसरा मनोरंजन करना। आखिरी पॉइंट को पढ़ेंगे, लिखा है रिपोर्टर्स ऑल्सो विश टू क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है जेन्युइन। सारे बच्चे कमेंट में लिखकर दिखाएंगे जेन्युइन की स्पेलिंग। चलो चलो फटाफट से लिखो, जेन्युइन की स्पेलिंग लिखकर दिखाएं। ठीक है, दैट इज दैट देयर न्यूज इज एक्यूरेट, कि जो उनकी न्यूज है वो एक्यूरेट। और शिट यार, मैंने यही स्पेलिंग आपसे पूछी, यही यहां पर लिखी हुई मिल गई। चलो कोई बात नहीं भाई, देख के लिख दो, फायदा तो होना ही चाहिए। राइट, तो न्यूज़पेपर की दो कैटेगरीज बांटी हैं। रिपोर्टर्स का काम है कि वो ऑथेंटिक न्यूज सप्लाई करें। ठीक है ना, अब ध्यान से देखते हैं बेटा,
पॉइंट पी हमें कहता है क्या, एंटरटेनमेंट में बी प्रिंसिपली फाउंड इन सेंटर पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर इन सम ऑफ द फीचर आर्टिकल्स एंड सम लोकल न्यूज स्टोरीज। एंटरटेनमेंट के बारे में यहां बताया है, द प्रिंसिपल एम ऑफ द शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट ऑन द फ्रंट पेजेस इज टू इन्फॉर्म। क्या चीज को इन्फॉर्म करना चाहता है, देखते हैं। मोस्ट न्यूज पेपर्स आर पब्लिश्ड डेली एंड द न्यूज रिपोर्टर्स मस्ट मेक श्योर दैट दे हैव अप टू द मिनट न्यूज, यानी कि प्रति पल की जो है खबर लोगों के पास आए। In their news reports, they will aim to create a sense of immediacy. Immediacy का मतलब क्या प्यारा है, immediacy का मतलब होता है जो काम तुरंत हुआ उसी की जानकारी तुरंत लोगों के पास आनी चाहिए। बेटा अपना करेक्ट आंसर मुझे बताने की कोशिश करेंगे प्लीज। देखो बच्चों, मॉक टेस्ट में आपका फायदा केवल तभी आप पा सकते हैं जब आप इसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। पार्टिसिपेट करोगे सीखोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे कुछ भी संभव नहीं है। ओके गाइस, सो माइंड इट वेरी केयरफुली। तो सबसे पहले हमें कौन से ऑप्शन की बात करनी होगी? चलिए बेटा कहानी को देखते हैं। तो न्यूज का काम क्या है न्यूज़पेपर का, हमें ये पता चलता है न्यूज़पेपर प्रिंट होने का मतलब तुरंत खबर लोगों के पास पहुंचे, ठीक है। और बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं उनकी कैटेगरी बताई है, हर दिन पब्लिश होते हैं, ठीक है ना। कैटेगरी का ऑप्शन ओपनिंग लाइन से कोई लेना देना नहीं है। दे प्रिंसिपल एम ऑफ शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट ऑन द फ्रंट पेज इज टू इन्फॉर्म। सर यहां देखो शॉर्ट न्यूज की बात कही है और शॉर्ट न्यूज का जिक्र हमारे यहां पर नहीं है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर को देखोगे तो उसके जो फ्रंट पेज की बात करते हो तो वहां शॉर्ट न्यूज दी जाती हैं, छोटी न्यूज, और उसके बाद आपको नीचे लिखकर दिया जाता है इट इज कंटिन्यूड ऑन पेज नंबर 4। तो इसकी डिटेल्ड न्यूज पेज नंबर 4 पर आपको पढ़ने को मिलती है। तो भाई यहां पर शॉर्ट न्यूज का तो जिक्र क्योंकि शुरुआत में आना नहीं चाहिए, तो हम सर यहां एंटरटेन वाली बात को पहले उठाते हैं। हेंस द करेक्ट आंसर इज PQRS। करेक्ट हो गया बेटा, फाइन। और यहां पर कई लोगों की विकेट गिर गई है, बहुत खुशी की बात है। यहां पर कई लोगों की विकेट गिर गई है, क्वेश्चन को उल्टा सीधा कर दिया है, बहुत बढ़िया जी। तो बच्चों ने सोचा होगा कि हल्का फुल्का सवाल होगा ऐसे ही उड़ा देंगे, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम देखो क्या क्या हो सकता है। आपके सामने लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है दोस्तों, और करेक्ट स्पेलिंग जो अंडरलाइंड वर्ड है, कस्तूरी एक्ट्स एज अ लाइजन बिटवीन पेशेंट्स एंड स्टाफ। पेशेंट और स्टाफ के बीच में एक लाइजन का काम करता है जिस इंसान का नाम कस्तूरी है, ठीक है। लाइजन का मतलब क्या होता है? अ चैनल ऑफ कॉन्टैक्ट, अ चैनल ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि दो लोगों के बीच आपस में कॉन्टैक्ट बने, उसका आधार, उसका चैनल। आप लाइजन का अगर सिनोनिम लिख दें मेरे साथ मिलकर तो मजा आ जाएगा। इसे आप कहते हैं ब्रिज। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं ब्रिज, जो दो लोगों के बीच तालमेल बनाने का काम करता है। तो लाइजन की अगर करेक्ट स्पेलिंग की हम बात करें, ऑप्शंस में कुछ बी कह रहे हैं, कुछ डी कह रहे हैं, इसका मतलब माहौल बड़ा गजब का बेहोशी वाला है। करेक्ट आंसर लाइजन की स्पेलिंग ये है, ठीक है भाई। अब जिनका आंसर गलत हुआ है वो कम से कम 2-2 बार लिखकर दिखाएंगे। जिनका आंसर गलत हुआ है वो 2-2 बार लिखकर दिखाएंगे लाइजन की स्पेलिंग। करेक्ट लिखकर दिखाएं फटाफट से, ठीक है। LIAISON। लाइजन की स्पेलिंग याद करनी है, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या जोड़ दिया? लाई, ठीक है जी, हाँ है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या जोड़ दिया? AI, ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारा बेटा, ले आई बेटा, ठीक है जी, हाँ है ना। अगर किसी की मम्मी को अगर कोई बच्चा बुला रहा है तो माँ क्या जवाब देगी? ले आई बेटा, याद हो जाएगा, ठीक है। लाइजन की स्पेलिंग याद होगी, लाइजन का सिनोनिम भी याद हो गया, मजा आया। अगले सवाल पर चलते हैं मेरे बच्चों। एक अगला सवाल है फंडामेंटल। इसके लिए आपको एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताया है, एग्जैक्ट एंटोनिम तो कोई है ही नहीं, भाषा के विरुद्ध चली जाएगी वो बात। तो फंडामेंटल हमसे पूछा गया है, फंडामेंटल का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चों? फंडामेंटल का मतलब होता है इंपोर्टेंट। पहले सारे बच्चे इसका अर्थ लिखेंगे, इंपोर्टेंट। इसी को अगर हम कहना चाहें तो इसी को हम बेसिक भी कहते हैं, यानी कि आधारभूत इसे हम कहते हैं, ठीक है। आप इसी चीज को अगर कहना चाहें तो सेंट्रल भी कह सकते हैं, केंद्रीय, यानी कि जो आधार बनाता है, जो मुख्य है अपने आप में। एंटोनिम अगर आपको बनाना है तो न्यूट्रल कहें। सर न्यूट्रल कहना बिल्कुल गलत है। न्यूट्रल का मतलब होता है जो किसी भी पक्ष का नहीं है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं नॉन बायस्ड, ठीक है जी। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। आप इसी चीज को अगर कहना चाहो तो रिजल्ट, ठीक है।
लिंक की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो लिंक का मतलब क्या हुआ, जो दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर दे। ये भी नहीं तो क्या है इसके लिए सही, लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या हुआ, तुच्छ, जो किसी भी तरीके से किसी भी कैटेगरी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे प्रभु अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं आप लोगों को। प्रश्न संख्या 6, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये सवाल है। उम्मीद करता हूं मजेदार तरीके से इसका आंसर देंगे। चलिए, नाइस, कीप इट अप गाइस। चलिए, लिखा है आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब क्या हुआ, झगड़ा। आर्ग्यू का मतलब क्या हो गया, झगड़ा। आप आर्ग्यू के लिए एक और शब्द यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेग। आप इसी के लिए एक और शब्द यूज कर सकते हैं, फ्यूड। ठीक है जी, ओके गाइस। अब थोड़ी सी कहानी को लेकर चल लेते हैं। आर्ग्यू करना है चिल्ला चिल्ला कर अबाउट अनइंपोर्टेंट थिंग्स, तुच्छ बातों के लिए। ठीक है, तो बेटा इसके लिए अगर हम कहें तो अग्री करना। सर अग्री तो पॉजिटिव कैटेगरी का वर्ड है, आर्ग्यू नेगेटिव वर्ड है। मेंटेन अपने आप में पॉजिटिव कैटेगरी का वर्ड है ना। डिसअग्री, असहमत होना। असहमत होने में और झगड़ने में मतलब विरोध, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा करना, आपस में एक दूसरे को गलत कहना अलग चीजें हैं। तो स्क्वेबल इसके लिए सटीक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मेरे बच्चों, जो बच्चे आप में से एबीसीडी करके आंसर दे रहे हैं, जो बच्चे आप में से एबीसीडी करके आंसर दे रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है एबीसीडी करके आंसर ना दें। एबीसीडी करके आंसर लिखने से कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपको पूरी तरीके से आपको क्या लिखना है, आपको वो शब्द लिखना है। ठीक है, एबीसीडी करके आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन 7 पर आ जाए। यू नीड टू साइन दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय इंक। बताओ भाई, तो बेटा इस सवाल के लिए प्रेपोजिशन को लेकर गड़बड़ दी गई है। चलिए चलिए फटाफट से बनाने की कोशिश करें। वेरी गुड, बनाओ बेटा, आंसर बनाए। तो गड़बड़ कहां है, यू नीड। सर ये हमारे सामने सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब अपनी जगह सही हो गया है। दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दीज के लिए अग्रीमेंट प्लूरल होना ही चाहिए। दीज की वजह से ये प्लूरल डेटर्मिनर है, तो प्लूरल कैटेगरी का नाउन होना चाहिए। सर बाई के साथ इंक का लेना देना नहीं है। प्रेपोजिशन आपको लिखना होगा क्या चीज, इन इंक। ठीक है जी, क्या होना चाहिए, बाई इंक की जगह क्या होना चाहिए दोस्त, इन इंक। ठीक है, करेक्ट है बेटा। आंसर भी लिखा करो। एबीसीडी करने वालों, मैं बार बार आपको कह रहा हूं बेटा, एबीसीडी की जगह आपको आंसर बताना है कि क्या इसकी जगह करेक्ट होगा। आइए मेरे बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको इंप्रूवमेंट बताना है, क्या इसके लिए इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, जवाब ध्यान से बनाने की कोशिश करें। शी कैन ड्रॉ वेरी वेल एंड जस्ट एज क्रिएटिव। शी कैन ड्रॉ वेरी वेल एंड जस्ट एज क्रिएटिव। देखो मेरे बच्चों, दो तरह की बात है, दोनों तरह की बातों को याद रखना। एक ट्रिक बताता हूं, हमेशा काम आएगी। देखो एक खूबसूरत बात है जिसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। एक खूबसूरत बात है जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेकर चलता है, एडजेक्टिव। और इसी के जैसा एक दूसरी वर्ब का रूप है जिसे हम कहते हैं मेरे बेटा एक्शन वर्ब। जब एक्शन वर्ब की हम बात करते हैं तो एक्शन वर्ब के लिए हम यूज करते हैं किस चीज को, आप कहेंगे सर एडवर्ब के लिए। ठीक है ना। मैंने आपके सामने कहा शी इज, बताओ जरा मुझे ध्यान से सोचकर, हैप्पी कहेंगे या फिर हैप्पीली कहेंगे। ठीक है, और मैं यही एक और चीज आपके सामने कहूं, शी सिंग्स, मैंने आपके सामने कहा हैप्पी या हैप्पीली। बेटा दोनों के दोनों ऑप्शंस में एक बार चुनाव करें, मुझे बताएं दोनों ऑप्शंस में आप किसे मार्क करेंगे। सिग्नेचर नहीं होगा क्या सर? मेरे बेटा इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जब आप SIGN की बात करते हैं तो ये वर्ब है, इसका दो अर्थ निकलते हैं, जिसमें एक चिन्ह बनाना या हस्ताक्षर करना। ठीक है, और सिग्नेचर की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप में नाउन है जो कि हस्ताक्षर है। ठीक है ना। आप दोनों तरह से वाक्य कह सकते हैं, आई कैन नॉट साइन इट। इट का मतलब किसी कागज पर आप साइन नहीं कर सकते, हस्ताक्षर नहीं कर सकते। आप बेटा इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, आई कैन नॉट पुट माई सिग्नेचर्स
आई कैन नॉट पुट माई सिग्नेचर ऑन इट। तो एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं, ठीक है। अब मजबूरी ऐसी है, किताबी बातों में आपने ये पढ़ा है कि साइन की जगह सिग्नेचर यूज कर लो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को तो ध्यान से समझो, ठीक है ना। मैं यही तो कह रहा हूं, यही हमें जरूरत पड़ती है एक गुरु की, यही हमें जरूरत पड़ती है एक प्रैक्टिस बैच की, जहां टीचर आपको क्वेश्चंस को देखने का तरीका समझाना चाहता है। क्योंकि अगर जिस बच्चे के पास क्वेश्चंस को देखने का तरीका ठीक नहीं है, वो क्वेश्चंस का कूड़ा करके आता है। मेरी बात का बुरा मत मानना, पर एक उम्र आती है बेटा, उस उम्र में आपको अपना सच स्वीकार कर लेना चाहिए, समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे मिलने भी आते हैं और हमसे जब बात करते हैं वो कहते हैं सर मेरे ना 50 में से इतने नंबर बन रहे हैं, बाकी का समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं बन रहे हैं। तो वो समझ यहां पता चलती है, वरना बच्चे अपनी तरफ से जो मेहनत कर रहे होते हैं उसमें कोई कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं उसका विजन ठीक नहीं है, क्वेश्चंस को देखने का तरीका ठीक नहीं है, वहां शायद हमारे प्यार की जरूरत पड़ती है। अब मेरे बच्चों, यहां दोनों का आपने आंसर दे दिया, लेकिन मैंने एक बात आपको भी बताई ही नहीं। वो बात क्या है, बड़े ध्यान से समझना। वो बात यह है मेरे दोस्तों, अगर हम किसी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ एलवाई को जोड़ते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ एलवाई को जोड़कर ही हम इसको क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। तो वह कैसी है, लिंकिंग वर्ब होने की वजह से वह की जानकारी हमने एडजेक्टिव के साथ बना दी। बोलो हाँ, ठीक है बेटा। अगले सवाल की हम बात करते हैं, तो शी सिंग्स। मेरे बच्चों यहां पर मेरे को ठीक लिखना होगा, और ये है सिंग्स, ठीक है। तो अब अगर हमसे सवाल पूछा है शी सिंग्स, वह गाती कैसे है, तो आप उसके एक्शन को बता रहे हैं सर वो गाती है कैसे। बेटा एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़कर हम किसका चुनाव करेंगे, एडवर्ब का। इजी हो गया, ठीक है, इजी होगा, करेक्ट। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी पर अगर हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बात बिल्कुल आसान है। सवाल क्या है, शी कैन ड्रॉ। ड्रॉ अपने आप में क्या है, एक एक्शन वर्ब है, ड्रॉ करना, कोई चीज बनाना। इस एक्शन वर्ब के लिए यहां पर ये जो वेल है ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। इस एडवर्ब को क्वालिफाई ये वेरी कर रहा है ना। इसी ड्रॉ के बारे में हमें यहां पर भी क्या चाहिएगा, एडवर्ब ही चाहिएगा, लेकिन क्रिएटिव तो एक एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव के साथ एलवाई को जोड़कर हम इसे क्या बनाएंगे, एडवर्ब बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या कमी रह गई मेरे लाड़ प्यार में, क्या कमी रह गई मेरे लाड़ प्यार में। कमी ये रह गई कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे इस बात का ध्यान नहीं रखते। उन्होंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, शी कैन ड्रॉ वेरी वेल एंड जस्ट एज क्रिएटिव। सर क्रिएटिव नहीं, क्रिएटिवली जच रहा है। अगर कोई पूछ ले क्यों जच रहा है, तो भाई साहब वो बेहोश है। पेपर में जाकर पता चलता है कि इस लापरवाही का क्या नुकसान उन्हें झेलना पड़ा। अब आपको जब मैंने इस क्वेश्चन को देखने का तरीका समझाया कि बेटा इस चीज को ऐसे, इस चीज को ऐसे और इस चीज को ऐसे हमने ठीक किया, इस वजह से हमारा ये आंसर बना। केवल तभी ये बात संभव हो सकती है कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाए, वरना जैसे एक भाई लिख रहा है ना कि भावना में लिख देते हैं सर, तो बेटा वो भावनाओं का खेल पेपर में फेल होने के बाद समझ आता है। तो डरना नहीं है, चीजों को समझकर आगे बढ़ना है। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ लेके चलता हूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सिलेक्ट करना है आप लोगों को। आपकी परीक्षा में एक सवाल आता है, होमोफोन या होमोनिम। होमोफोन या होमोनिम, अभी लेटेस्ट आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है, होमोफोन या होमोनिम। लेकिन अगर मैं आपको कायदे से ये चीज समझाऊं तो बेटा ये होमोफोन होमोनिम कुछ और नहीं है, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज अस के परिवार से जुड़े हुए शब्द हैं। वही सवाल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हम उठाए हैं। तो आपको यहां देखना है, एक शब्द है कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरा शब्द है हमारे सामने कॉम्प्लीमेंट्स। ध्यान से समझने की कोशिश करना, दोनों का फर्क हम आपके साथ मिलकर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं है। जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को बधाई देते हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, विशेष दे रहे हैं, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा परिवर्तन करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो पूरक है किसी चीज का, जो किसी चीज को पूरा करता है, पूरक इसे हम हिंदी में कह सकते हैं। तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी होगा। कंप्लेंट आप शिकायतें को कहते हैं। तो ये सारे अब आपको अर्थ समझ में आ गए हैं। काइंडली एक्सेप्ट माई, आप स्वीकार करें, क्या स्वीकार करें, आप संपूरक होने को स्वीकार नहीं करेंगे, बधाई को स्वीकार कर सकते हैं। तो भाई ये तो पहला ऑप्शन अपना फिट है।
ऑन योर न्यू हेयर कट, आप प्लीज एक्सेप्ट माई कॉम्प्लीमेंट ऑन योर न्यू हेयर कट। आपने जो जुल्फें कटवाई हैं उनके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इट ब्लैंक योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी को शिकायत देता है? नहीं सर। इट सिंगुलर होने की वजह से यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार हमें क्या यहां पर लिखना होगा? इट कॉम्प्लीमेंट्स। अरे तो दोनों ऑप्शन में एक जैसे लग रहे हैं मुझे, ये स्पेलिंग गलत हो गई भाई, ठीक है ना। तो आपकी पर्सनालिटी को पूरा करता है आपका ये जुल्फों को बनाने का काम, ठीक है जी। ओके जी लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को एक एक करके सोल्व करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ये है क्वेश्चन, इसको आपको एक्टिव वॉइस में लेकर जाना है। जब भी वॉइसेस के किसी क्वेश्चन पर आप आए, ट्रिक सीखते चलेंगे। एक्टिव से पैसिव की तरफ, पैसिव से एक्टिव की तरफ जब भी आप जाएं तो सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखेंगे वर्ब की तरफ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है, ठीक है। पैसिव की मिनिमम कंडीशन होती है क्या? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, हाँ ना। एक्टिव में ले जाने से पहले जरा इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। बीइंग अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये अपने आप में कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव है। तो मेरे बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें चाहिए। एसएमआर प्रेजेंट की जानकारी दे रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव देखो जरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहां पर हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है? द मैचेस आर बीइंग शोन लाइव ऑन स्पोर्ट्स टीवी, ठीक है जी। देखो ध्यान से, यहां लिखा हुआ है स्पोर्ट्स टीवी, स्पोर्ट्स टीवी, स्पोर्ट्स टीवी, ठीक है जी। टेंस की गड़बड़ हो गई है, टेंस की गड़बड़ हो गई है, टेंस की गड़बड़ हो गई है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बी बॉम्बे में ही करेक्ट हो गया भाई, ठीक है जी, करेक्ट हो गया दोस्त। चलिए अगले सवाल की तरफ लिए चलते हैं भाई। नरेशन का एक क्वेश्चन हमारे सामने है, सेलेक्ट करना आपको इसमें से कौन सा करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है। शी सेड आई विल फिनिश रीडिंग द नॉवल टुडे। बेटा बहुत प्यारी ट्रिक समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है नरेशंस का, जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है नरेशंस का, तो इस तरीके के एक डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच पर लेकर जाते हैं। आपका सबसे पहले जो फोकस जाता है वो जाना चाहिए किसकी फॉर्म पर? से की फॉर्म। इसे हम कहते हैं बेटा रिपोर्टिंग वर्ब। इसी की वजह से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप बदलते हैं, इसी की वजह से दो कैटेगरी के शब्दों को आप बदलते हैं, एक जो टाइम हमें बताता है और एक जो हमें नियरनेस बताता है। नियरनेस को आप किस में लेके जाएंगे? डिस्टेंस में। नियरनेस में आप किसको लेके जाएंगे? डिस्टेंस में, करेक्ट है। तो मेरे बच्चे यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से विल को वुड में लेकर जाना होगा। यहां पर वुड नहीं है, यहां वुड नहीं है, यहां है, यहां है, ठीक है। ये आई किसके अनुसार चेंज होगा? शी के अनुसार। तो भाई साहब ये भी गड़बड़, करेक्ट आंसर मिल गया। अच्छा देखो एक और खूबसूरत बात थी यहां जो सीखनी थी हमें। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से टुडे को दैट डे में हमें चेंज करना था, यहां भी नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, ये हम पहले ही हटा चुके हैं। तो बचा हमारे पास एक ही करेक्ट आंसर है एंड दैट इज सी फॉर चाइना। करेक्ट हो गया? बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे हर एक सवाल का जवाब बनाते चलेंगे। आज हमें यह देखना है कि आखिर हम क्वेश्चंस को करते वक्त किन गलतियों को इग्नोर करते हैं या क्या जल्दबाजी करते हैं कि क्वेश्चन को हम ध्यान से नहीं देखते हैं। तो द वर्ड डिमिनिटिव, थोड़ी देर पहले ही हमने इस डिमिनिटिव को पढ़ा था भाई, थोड़ी देर पहले ही हमने डिमिनिटिव को पढ़ा था भाई। डिमिनिटिव का मतलब क्या होता है? लिटिल या स्मॉल, छोटा रूप। आपको एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। तो छोटा रूप की अगर हम बात करें तो मिनिएचर ही कहलाता है। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? विशाल आकार, जो बड़े आकार का है। प्रोपेगेंडा आप जानते हैं, आजकल राजनीति में हर कोई प्रोपेगेंडा की बात करता है। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट, यानी कि जब हम दो के बीच भेद बताते हैं। ठीक है बेटा। अगला सवाल थोड़ा सा मजेदार है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ है। मजेदार ये सवाल क्यों है? इस तरीके की प्रैक्टिस लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरीके की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को वोकैबुलरी की, जो सुबह 9 बजे आपकी क्लास लेता हूं, उसमें भी मैं ऐसी क्वेश्चंस आपको कराता रहता हूं जिसके अंदर आपको ईडियम का मीनिंग दिया होगा, आपको उस मीनिंग का ईडियम चुनना है। ठीक है, तो सवाल है, प्यार से देखते हैं। द कैंडिडेट ब्लेम्ड द परसिस्टेंट ट्रैफिक जैम। किसी भी ईडियम का मीनिंग दिया हो, उसका क्वेश्चन आपको ढूंढना है कि किस ईडियम का ये मीनिंग है।
तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। सेंटेंस मीनिंग जनरेट करने में मदद करता है। कैंडिडेट ने आरोप लगाया है परसिस्टेंट ट्रैफिक जैम का, लगातार ट्रैफिक जैम होता है। एज रीजन ऑफ बीइंग लेट एंड इंटरव्यूअर ब्लैंक बिलीव्ड हिम दो ही वाज नॉट कन्विंस। उसने विश्वास तो किया, हालांकि वो कन्विंस उससे नहीं हुआ। चेंज हिज ट्यून का मतलब क्या होता है? बात करने का अंदाज बदल जाना। कुछ लोगों का बात करने का अंदाज बदल जाता है, गुस्से में बात करते हैं। डिड नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। हर कोई इसको जानता है कि किसी को पहली छवि में ही जज कर लेना, ठीक है ना। जैसे हमारे सामने अगर कोई इंसान आता है, उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, देखते ही हम सोचते हैं ये बड़ा गरीब सा आदमी लग रहा है कि नहीं। बस हमारे दिमाग में एक छवि बन गई उसी के अनुसार, जबकि ऐसा नहीं है। एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती इंसान से होती है और माफ भगवान करते हैं। तो सर ये भी दूर दूर तक सेंस नहीं बना रहा। करेक्ट आंसर इज गेव द बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है ना। शक भले ही है, लेकिन किसी तरह से शक के आधार पर भी विश्वास कर लिया गया। तो सेंटेंस के अनुसार भी इसका आंसर हमें तुरंत पता चल ही गया। चलो थोड़ा सा एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चंस एक साथ स्क्रीन पर देखते हैं क्या स्पीड है आपकी। भाई कमेंट्स में सारे बच्चे एक्टिव हो जाओ फटाफट से। चलिए 2 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, थोड़ा फटाक से आंसर्स मुझे बताने की कोशिश करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। देखो यहां लिखा हुआ है किल्ट। किल्ट की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ स्कर्ट, ठीक है जी। तो भाई लेडीज लोग इसको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ये एक पहनने का एक छोटी सी स्कर्ट होती है, ठीक है जी। अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली काइन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्स है या काव है, इनको रखने की एक जगह होगी काइन, ठीक है। किन की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके सगे संबंधी हैं, यही आपसे सवाल पूछा गया है। अगर किंडल की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टू प्रोवोक, भड़काना, टू इग्नाइट, आग लगाना, ठीक है। और जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी पत्नी श्री, माफ करना उदाहरण के लिए कह रहा हूं, आपकी पत्नी श्री जब आपको रोज रात भड़काएगी, ए जी आपकी मम्मी ने आज मुझे ऐसा कहा, पता है आपको मेरी क्या बेइज्जती की है, आपने गलती से पूछ लिया क्या बेइज्जती की है, आपको फिर सुनने को मिलता है आपकी मम्मी ने आज मेरी बेइज्जती की है, मेरे को ये कहा, बता नमक में और बूरा में कैसे फर्क ढूंढेंगे। मैंने कह दिया चाट के। कहते ते अकल ही चाटा हुआ है। अरे नमक वाले डिब्बे पे नमक लिखा होगा, बूरा के डिब्बे पे बूरा लिखा होगा, चाटने की क्या जरूरत है, दिमाग चाटती रहती बस भाई साहब। फिर होगा तुम्हारा जीवन में पंगा, फिर आना बाबा गोपाल वर्मा के पास। चलो बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा है हमारे सामने, पेन्यूरी। एक प्यारा शब्द है दोस्तों पेन्यूरी, ठीक है। डोंट ट्राई दिस एट होम, घर पे ऐसा बिल्कुल कोशिश ना करें, ठीक है। बात समझे। पेन्यूरी का मतलब होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। आपको एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम का मतलब क्या हो गया सर? एपुलेंस। एपुलेंस का मतलब क्या होता है? वेल्दी। भाई साहब ऑपुलेंस का मतलब होता है वेल्दी, ठीक है। जो आप किसी को जाकर ये कहते बंगला है, बैलेंस है, नौकर है, गाड़ीज है, चाबीज है, भाभीज है, तेरे पास क्या है? कहता पहले एक बात बता, भाभीज का मतलब क्या होता है? तो वहां पर आपकी पिटाई हो सकती है, राइट। ऑपुलेंस मतलब समृद्ध, ठीक है। इमरजेंसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रिग्रेशन का मतलब होता है पूर्व स्थिति में पहुंचना, पूर्व स्थिति में पहुंचना। मैं हिंदी लिख रहा हूं जानबूझकर, पूर्व स्थिति में पहुंचना। अगर आप इससे जुड़ा कोई शब्द लिख सकते हैं तो आप मुझे लिखकर जरूर बताएं। जैसे अगर हम कहें रिजर्वेशन, लिखकर दिखा दें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यूफेमिज्म बहुत प्यारा शब्द है। यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को कोई बुरी खबर बुरे शब्दों में नहीं अच्छे शब्दों में बताने का काम करें। जब आप किसी को कोई बुरी खबर, मान लो किसी आप रिजल्ट आया, मान लो कोई भाई है उसने तैयारी की थी, ठीक है भाई, और भाई उसका रिजल्ट आपने देख लिया। अब भाई साहब उसका रिजल्ट मैं बताता हूं क्या रहा, ठीक है। प्री के पेपर में भाई 200 में से उसके भाई साहब आए हैं 98, ठीक है, 98 मार्क्स आए हैं। तो आप समझ रहे हैं उसका रिजल्ट क्या रहा? तो आप समझ गए, गई भैंस पानी में, कहानी होगी भाई। अब भाई मान लो आपने उसके पास फोन किया और आपने कहा यार तेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है,
सामने वाला एक्साइटेड है, कहता हाँ तेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है, तेरे को पता है 200 में से 198, भाई साहब वो एकदम से हवा में है, तेरा भाई बहुत तेज, ठीक है ना। आप उसको कहोगे बेटा तेरा यार 200 में से 198 आए हैं बेटे, बस आगे का एक हटा दियो। आपने क्या किया, आपने सामने वाले को बुरी खबर ऐसे बताई कि अच्छे शब्दों में उसे बुरा ना लगे, ठीक है। जैसे कभी किसी इंसान का कोई अगर चहेता कोई मतलब एक्सपायर हो जाता है तो हम उसको हल्के शब्दों में कहते हैं अब वो इंसान नहीं रहा। हम जाके किसी को नहीं कहते मर गया भाई तेरा तो भाई, सामने वाला दिक्कत मान सकता है। यूफेमिज्म कहलाता है। बहुत अच्छी बात है बेटा, ये फिगर्स ऑफ स्पीच में कहलाते हैं इस तरह के शब्द। आज वो फिर से पैराजंबल पर थोड़ा सा मेहनत करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर बनाएंगे। टीजीटी ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं सर जी, आपकी श्रद्धा। देखो बेटा इंग्लिश टीजीटी ग्रामर के लिए अलग से नहीं आएगी, ठीक है। किसी भी पेपर में आप पढ़ो बेटा, इंग्लिश हर एक पेपर में आपको मदद करेगी। तो डिपेंड करता है आप कितनी इच्छा से, किस श्रद्धा से आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ते हैं। डेफिनेटली यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। सबसे पहले शुरुआत BCAD, ठीक है भाई, यानी कि शुरुआत मिल गई, खेल खत्म। अब देखो बेटा इस सवाल में और इससे पहले सवाल में क्या फर्क है। इसकी शुरुआत और अंत S1 और S6 से थी, लेकिन उस क्वेश्चन में था, यहां ऐसा नहीं है, यानी कि रैंडमली आप किसी को भी सबसे पहले पिक कर सकते हो। कहानी शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द समर आई नोटिस दैट द लीव्स ऑफ द ट्री वर बिगिनिंग टू विदर। विदर का मतलब क्या होता है, शेड, झड़ जाना, पेड़ों से पत्ते, ठीक है जी। आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट नॉट ओनली बिकॉज इट हैज सर्वाइव्ड सेवरल विंटर्स बट बिकॉज इट ओकेजनली प्रोड्यूसेस लूशियस पीचेस। यहां जिस इट की हम बात कर रहे हैं वो इट क्या है, पेड़, और इस पेड़ के साथ लगा है आर्टिकल द, यानी कि इसका भी जिक्र पहले हो चुका है, पेड़ का ही। कॉमन सेंस लगाओ बेटा, अगर किसी लिखे हुए सेंटेंस में हम किसी एक नाउन का जिक्र करते हैं तो इससे पहले an का यूज करते हैं। इसी नाउन को अगर दोबारा लिखेंगे तो an नहीं, स्पेसिफिक होने की वजह से द लगाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में ए की शुरुआत नहीं है, खत्म, टाटा भाई। इसके बाद हम लोगों ने यहां जो इट यूज हुआ है, इट होने की वजह से इनके पेड़ का जिक्र पहले आएगा, बी ऑप्शन की भी शुरुआत, फरार। द ट्री हैड ग्रोन अगेंस्ट अ वार्म वॉल ऑन अ शेल्टर्ड साइड ऑफ द हाउस, ठीक है। अब इससे अगले ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। लास्ट समर आई स्पेंट मेनी डेज इन द गार्डन वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ एंड्स क्रॉलिंग अप द ट्रंक ऑफ माई प्राइज पीच ट्री। अपने पेड़ का जिक्र यहां देखा तो डी की शुरुआत ही सबसे पहले आएगी, ठीक है दोस्तों, है ना। फॉर्मूला बुक को पढ़ाइए सर यूट्यूब पर, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। मतलब 70-75 पेज की किताब है, उसको भी मैं यहां पर पढ़ाऊं। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु। आप कहां छिपे हुए थे, आप कहां छिपे हुए थे। नरसंहार की आप ही के द्वारा उत्पत्ति होगी प्रभु, आपके चरण कहां है। 70-75 पेज की फॉर्मूला बुक हमने इसलिए लिखी है कि जो बच्चा कोर्स पढ़ने के बाद पेपर से पहले नोट्स रिवाइज करना चाहता है तो वो उसको पढ़ के आराम से बना सकता है। मतलब वो भी मैं पढ़ाऊं, प्रभु देवता हो आप, आपके लिए 1100 रुपए का इनाम भिजवाएंगे हम, ठीक है। लेकिन वो 1100 रुपए भारतीय मुद्रा में नहीं होगा, श्रीलंका की मुद्रा में होगा। उसे भुनाने के लिए आपको श्रीलंका जाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए भाई जल्दी भिजवाते हैं। जयस्मिता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्लैंक पर्सन्स आई हैव एवर मेट एज शी हैज मेनी टैलेंट्स। देखो बेटा प्यारा सवाल है, ध्यान से समझना। जयस्मिता इज वन ऑफ के बाद जो भी आने वाला नाउन है वो प्लूरल होता है, करेक्ट हो गया। द के साथ मोस्ट लिखा है, ये इसे सुपरलेटिव डिग्री बना रहा है, यानी कि यहां पर हमें एडजेक्टिव लिखा हुआ मिलेगा। आई हैव एवर मेट एज शी हैज मेनी टैलेंट्स, यहां से लेकर यहां तक की बातचीत में अर्थ निकल रहा है पॉजिटिव। सारे के सारे जो शब्द हैं इनमें आपको करेक्ट स्पेलिंग के अनुसार ढूंढना है। वर्सेटाइल की स्पेलिंग करेक्ट कौन सी है, ठीक है। तो वर्सेटाइल की करेक्ट स्पेलिंग अगर हम देखें, वर्सेटाइल की अगर हम करेक्ट स्पेलिंग देखें तो ये गलत है। बाकी हमारे टाइपिस्ट महोदय यहां पर थोड़ा नशा किए बैठे थे। बी और डी कोई सा भी आप इसमें करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं, दोनों स्पेलिंग एक ही है, करेक्ट भी यही है। शायद टाइपिस्ट भाई इस समय भाभी जी से लड़ रहे थे, ठीक है।
ठीक है जी, यहाँ पर शायद टाइपिस्ट भाई साहब भाभी जी से लड़ रहे थे, ठीक है ना। He will be looking as if he has not slept। ठीक है, आपको यहां पर करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। He will be looking as if he has not slept। देखो बेटा, इसके टेंस को ध्यान से समझते हैं तो ये टेंस है हमारे सामने प्रेजेंट का परफेक्ट, यानी कि जो लिंक है वो क्या है, वो लिंक जो भी हम यहां पर समझने का काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट का है, पास्ट की कहानी चली गई, यहां पर ये कोई टेंस ही नहीं है। देखो भाई, अगर मैं विल के साथ बी लिखा हुआ देखता हूं, या तो इसके बाद थर्ड फॉर्म होने चाहिए या फिर इसके साथ आईएनजी हमें चाहिए। भाई विल बी के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव होगा। विल बी के साथ आईएनजी आ गया तो ये हम सॉरी ये फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव होगा, ये फ्यूचर इंडेफिनेट का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है भाई, अब मेरे बच्चे यहां पर अगर हम देखेंगे ही हैज लुक, ये भी कोई टेंस नहीं है, तो भाई साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार बी बॉम्बे को हम मार्क करेंगे। दैट्स इट। क्वेश्चन 19 पर आओ बेटा, थोड़ा सा मेहनत कर दो मेरे भाई, ठीक है। चलो बेटा, चलिए भाई, सवाल लिखा है ही वॉन्टेड टू नो द रीजन वाई हिज लो स्कोर इन मैथमेटिक्स। देखो ध्यान से समझना, ही वॉन्टेड टू नो, बेटा ये ध्यान से समझना, ये सब्जेक्ट है, ये लिखी मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट की जानकारी हमें यहां से मिल गई है। आगे लिखा है क्या, वो जानना चाहता है क्या, कारण जानना चाहता है, वाई हिज लो स्कोर इन मैथमेटिक्स। तो गड़बड़ क्या है, यहां गड़बड़ क्या है, तो रीजन किस चीज का जानना चाहता है। ध्यान रखना मेरे बच्चों, कॉज के साथ हमेशा ऑफ आता है और रीजन के साथ हमेशा फॉर आता है, ठीक है ना। अब एक बात को ध्यान से समझो, यहां अगर वाई हम लिखते हैं तो ये हम लोगों को चाहिए पूरा का पूरा लिखा हुआ सेंटेंस, वाक्य, लेकिन यहां ये वाक्य है नहीं, यहां लिखा हुआ है ये क्या चीज, फ्रेज। और याद रखिएगा बेटा, प्रेपोजिशन एक खूबसूरत ऐसी चीज है जिसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हम यूज करते हैं, चाहे एक शब्द के साथ लिखा हुआ हो इसके बाद का ऑब्जेक्टिव केस, या फिर एक फ्रेज से लिखा हुआ हो। तो भाई यहां पर इस द रीजन के बाद वाई को हटाकर हम क्या लिख देंगे, फॉर, तभी ये पूरा फ्रेज अपने आप में सटीक होगा। हेंस द आंसर इज, ठीक है जी, ये अच्छा सवाल था, ठीक है बेटा, ये अच्छा सवाल था, लापरवाही वाले इस सवाल से बच कर रहेंगे, ठीक है बेटा, हाँ है ना। चलो बच्चे, अब थोड़ी सी बात आगे लेके चलते हैं। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20। बनाओ फटाफट से, एक दो कमेंट्स पढ़ लेते हैं भाई साथ साथ, है ना, माहौल भी सेट रहना चाहिए। कैसे पढ़ना है सर, फॉर्मूला बुक को पढ़ाइए, आपकी बुक का प्रमोशन भी हो जाएगा। बेटा माफ कर दो प्लीज, आपके जहां पर भी पैर है मैं पैर छूकर आपसे माफी मांगता हूं, प्लीज दोबारा कमेंट ना करें। 16 सितंबर से जो लाइव बैच आ रहा है आपका, वो सीजीएल प्री प्लस मींस का है। हाँ जी बेटा, प्री प्लस मींस का है, प्री प्लस मींस का ही है बेटा। और जब भी कोई बैच शुरू होता है तो उसको कंप्लीट करने में 4 से 5 महीने लगते हैं, तो 2024 की वैकेंसीज को टारगेट रख के ही हम उसको करेंगे, ठीक है जी। चलिए बेटा, आगे कहानी को शुरू करते हैं। आओ, द डॉग टुक, ये फिर से वही आ गया हमारे सामने, क्या, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूजस या सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, मिलती जुलती आवाज के जो शब्द हैं उनमें फर्क है। पॉज का मतलब क्या होता है, रुकना, ठहरना। पोर्स का मतलब क्या होता है, पानी का छिड़कना। पॉज आप जानते हैं, जानवरों के पंजों को हम पॉज कहते हैं, यही आगे लिखा, इस पोर्स का मतलब हो गया छिद्र जो हमारी स्किन में है। द डॉग टुक अ ड्यूरिंग हिज वॉक, भाई चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। आर्टिकल ए लगाने की वजह से ये जो पॉज है नाउन की तरह ही यूज होगा, यानी कि इन दोनों में से ये हट गया, ये भी हट गया। एंड लिफ्टेड हिज, अब उठाएगा किस चीज को भाई, मतलब वो थकने की बात को इशारा करके कैसे बताएगा, लिफ्ट किस चीज को करेगा, पोर्स को नहीं, लिफ्ट करेगा पॉज को, वेरी सिंपल। तो जो ये सवाल हमने आपके लिए लिया है, ये सवाल हमने लिखा है, ठीक है जी, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बच्चों को होमोफोन होमोनिम्स वाले सवालों को लेकर थोड़ा डर होता है, तो उसके लिए हम लोगों को इसका टारगेट रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, एक कॉम्प्रीहेंशन आपके सामने है, ठीक है। अधिकतर बच्चे कॉम्प्रीहेंशन को थोड़ा गलत तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं और कॉम्प्रीहेंशन का तरीका बनाते हैं उल्टा,
उल्टा क्या है तरीका? कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए वो करते हैं भाई, पहले लिखे हुए सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद पैसेज पढ़ते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी, पैसेज को पूरा पढ़ना है। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? पैसेज को पूरा पढ़ना है। पैसेज जब पूरा आप पढ़ेंगे उसके बाद आप आंसर्स पर काम करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। वन डल डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन हॉर्स बैक थ्रू अ ड्रीरी स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड। ठीक है, वन डल डार्क डे इन ऑटम। ऑटम की स्पेलिंग एक बार कमेंट्स में लिख दीजिएगा बेटा। ठीक है ना, ये एक मौसम की बात कही जा रही है। दिन कैसा है? डार्क। डार्क होने का मतलब क्या हुआ? ना तो मॉर्निंग की बात है ना नून की बात है। ठीक है जी। और डल क्यों कहा है? डल का मतलब होता है अनइंटरेस्टिंग। डल का मतलब क्या होता है? अनइंटरेस्टिंग, जिसमें इंटरेस्ट नहीं आए। और जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, इंटरेस्ट तब आएगा जब आपके साथ कोई होगा। भाई इंटरेस्ट कब आएगा दोस्तों? जब आपके साथ कोई होगा। जब आपके साथ कोई है ही नहीं तो फिर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। इसका मतलब वो इंसान अकेले चल रहा है। ऑन हॉर्स बैक थ्रू अ ड्रीरी स्ट्रेच ऑफ। ड्रीरी का मतलब थकाने वाला। ठीक है, थकाने वाला। स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब क्या है? एक्सपेंशन, फैलाव। सिनोनिम साथ साथ लिखते चलेंगे भाई। एक्सपेंशन ऑफ कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? जो गांव देहात का इलाका है। एट चाइल्डहुड पर्ल, ठीक है ना भाई, उसका अपने बचपन का कोई दोस्त है। इट हैड बीन अम्पटीन ईयर्स, ठीक है, ठीक है, इट हैड बीन अम्पटीन ईयर्स। अम्पटीन का मतलब बहुत सारे वर्ष बीत गए। सिंस ही एंड आई हैड सीन ईच अदर, मतलब मैं अपने दोस्त से मिला, बहुत साल बीत गए। आई लिव्ड इन अ डिस्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। मैं बहुत दूर रहता था कंट्री में अपने बचपन में। हाउएवर ही हैड रिसेंटली कोरेस्पॉन्डेड। कोरेस्पॉन्डेड प्यारा शब्द है, सारे बच्चे इसको लिखेंगे। कोरेस्पॉन्डेड का मतलब होता है पत्र व्यवहार करना। पत्र व्यवहार करना। अब पत्र व्यवहार करने का मतलब क्या होता है? आपने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी, दोस्त ने आपको चिट्ठी का जवाब दे दिया। तो आप आपस में बात कर रहे हैं, क्या चीज? बात कर रहे हैं चिट्ठियों से एक दूसरे के साथ। विद मी टेलिंग मी एट लेंथ। टू टेल एट लेंथ एक ईडियम आ गई है बेटे आपके लिए। टू टेल एट लेंथ यानी कि टू टेल इन डिटेल। इसका अर्थ लिखेंगे सारे बच्चे फटाफट से कमेंट्स में, यानी कि पूरा जिक्र करना, डिटेल में बताना। ऑफ अ सीरियस इलनेस, एक बीमारी जिससे वो जूझ रहा है। एंड ऑफ अ मेंटल डिस्टर्बेंस दैट वाज ट्रबलिंग हिम, जिसकी वजह से वो परेशान है। मेंटली भी डिस्टर्ब है और शारीरिक रूप से भी बीमार है। बिलीगर्ड, इसी चीज से चिंतित होकर। वर्रिड वाई हिज प्रॉब्लम्स। रॉड्रिक, ये है रॉड्रिक उस इंसान का नाम जो उसका दोस्त है, जो अकेला दुखी लाचार रह रहा है। वॉज लीडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हर्मिट। हर्मिट को हम क्या कहते हैं? हर्मिट को हम क्या कहते हैं? हर्मिट को हम कहते हैं एसेप्टिक, यानी कि वो इंसान। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, सारे बच्चे इसको कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं अ पर्सन हु लिव्स अलोन इन जंगल। वो इंसान जो जंगल में अकेला रहता है, मतलब अपनी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं बेटा। चलिए जी, पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है। द ऑथर वॉज ट्रेवलिंग डे टाइम इन द इवनिंग ऑन अ ड्रीरी नाइट थ्रू आउट द डे। तो कौन सा सही जवाब होगा? है जी, बताओ। ट्रेवल कब कर रहा है? ऑन अ ड्रीरी नाइट। सर रात की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है जी, यहां पर हमारे सामने जो लिखा हुआ है क्या चीज? डल डार्क डे। ठीक है, अब वो ट्रेवल कब कर रहा है? डे टाइम में भी नहीं कर रहा है। ठीक है ना जी। सर थ्रू आउट द डे, ये कह देना अपने आप में। अब डल अगर वो कह रहा है तो थ्रू आउट द डे यहां पर ज्यादा सटीक होगा, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या करेंगे हम? थ्रू आउट द डे। ठीक है जी, सारा दिन वो ट्रेवल कर रहा है। क्वेश्चन 22, 23 दोनों का एक साथ आंसर बनाएंगे भाई। चलो चलो। द हाउस ऑफ द अशर, जो उसका दोस्त है, वॉज द होम ऑफ द ऑथर्स रिलेटिव। नहीं सर। एक्वेंटेंस नहीं। कंपेनियन नहीं। फ्रेंड, मित्र का दोस्त था। अच्छा मेरे को एक बार दोस्त का नाम बता दो कि क्या था? मेरे को एक बार दोस्त का जरा नाम बता दोगे बेटा? दोस्त का नाम क्या बताया था? रॉड्रिक। याद आ गया भाई? ठीक है। द ऑथर लिव्ड इन द कंट्री, जो ऑथर था वो कंट्री में रहता था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइटिंग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्डहुड, पीरियड इन बिटवीन या ड्यूरिंग हिज यूथ। तो बचपन में वो वहां रहता था। ठीक है जी, बचपन में वो वहां रहता था।
Question 24, 25. Hence the answer is right here. The author came to know about his friend's illness. बताओ बेटा आंसर बताओ. And Roderick was, बताओ भाई. शाबाश, वेरी गुड बेटा. चलिए, तो दोनों आंसर्स बिल्कुल सही तरीके से आपने बना दिए हैं और बिल्कुल सिंपल आंसर हो गया. रोड्रिक कौन था? हैड बिकम अ रेक्लूज, यही इसका करेक्ट आंसर है. रेक्लूज का मतलब होता है जो अकेला रहता है. इसी के लिए हमने हर्मिट क्वेश्चन के अंदर देखने को मिला. तो रेक्लूज का मतलब जो सामाजिक नहीं है, समाज से परे रहता है. ऑथर केम टू नो अबाउट हिज फ्रेंड्स इलनेस, अपने दोस्त की बीमारी के बारे में उसे कैसे पता चला? कोरेस्पोंडेंट से नहीं पता चला. कोरेस्पोंडेंट हम कहते हैं जो न्यूज की जानकारी हमें देता है, समाचार की बात करता है. समाचार की बात थी नहीं, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं, लोकल गॉसिप नहीं, थ्रू लेटर्स. कोरेस्पोंडेंट का अर्थ बताया था भाई. ठीक है दोस्तों. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज प्रैक्टिस सेट. इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको पूरी आंसर की भी मिलती है मेरे प्यारे छोटे भाइयों. इसी के साथ आपको पूरी आंसर की भी मिलती है. ठीक है, ये पूरी जो आपकी पीडीएफ है, इसी आंसर की के साथ साथ आप लोगों को सॉल्यूशन का डिटेल भी मिलता है. ये आप लोगों को करियर विल ऐप पर मिल जाता है. ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही. खुश रहें, मस्त रहें और इसी चीज को एक बार दोबारा से सोल्व करके देखें. यू विल इंप्रूव. ठीक है, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू.